पूरा दिन की थकान लेकर जब शाम को घर लौटता हूं, तब तनुश्री की बहुत याद आती है। अगर वो घर पर होती तो अभी ही पानी का गिलास आगे बढ़ाकर कहती, तुम आ गए, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तैयार कर रही हूं। महीना भर हो गया उसे गए हुए। मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, बहस हुई, और फिर बात इतनी बढ़ गई कि तनुश्री घर छोड़कर चली गई। शायद गलती मेरी ही थी। अगर मैं थोड़ा झुक जाता तो वही मामला खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जो ईगो प्रॉब्लम होती है, इसी के कारण सब खत्म हो जाता है। उसके बिना अब पूरा घर सूना है। अकेलापन इस घर की चौखट पर जैसे घात लगाए बैठा हो। इसलिए अब कभी कभी देर से घर लौटता हूं, इधर उधर समय बिता लेता हूं। सुबह नीलू की दुकान की खस्ता कचौड़ी, दोपहर ऑफिस की कैंटीन, और रात में लगभग बिना खाए ही गुजर जाती है। रोज तनुश्री को फोन करता हूं, लेकिन वो कभी फोन रिसीव नहीं करती। उसका भाई फोन उठाकर कहता है, दीदी घर पर नहीं है, बाद में फोन करना। अब इस तरह दिन नहीं कट सकते। इस वीकेंड पर ही सोच रहा हूं कि निशिकांतपुर जाऊं। तभी अचानक फोन बज उठा। देखा, अननोन नंबर था। हेलो, कौन? हेलो, आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम जीवन है, मैं निशिकांतपुर से बोल रहा हूं। निशिकांतपुर से? हाँ बोलिए, क्या बात है? बाबा, तुम लड़की को बचा लो। वो लड़की का सर्वनाश कर देंगे ये लोग। तुम बचा लो बाबा, उसे बचा लो, देर मत करो, बहुत देर हो चुकी है। फोन कट गया। क्या तनुश्री किसी मुसीबत में है? आदमी की आवाज सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था। निशिकांतपुर कोई अच्छा इलाका नहीं है। क्या हुआ होगा तनुश्री के साथ? नहीं, अब और देर नहीं कर सकता, मुझे अभी निकलना होगा। रात के 8 बज रहे थे। निशिकांतपुर जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पर उतरना पड़ता है और वहां से ऑटो लेना होता है। इतनी रात में वह रास्ता आसान नहीं था। भैया, जरा तेज चलाइए, 8:15 की ट्रेन पकड़नी ही होगी। निशिकांतपुर पहुंचकर एक और परेशानी खड़ी हो गई। आज कोई ऑटो टोटो नहीं मिलेगा। यूनियन सेक्रेटरी के बेटे की शादी है, सब वहीं गए हैं। तो अब बरतला कैसे जाऊं? यमुना ब्रिज पार करके चले जाओ, लेकिन ब्रिज यहां से 4 किलोमीटर दूर है। तो मैं क्या करूं मियां? देखो, क्या कर सकते हो? तभी फोन फिर बज उठा। बाबा, तुम नदी किनारे आ जाओ, तुम्हारे लिए नाव लेकर खड़ा हूं। हेलो हेलो। आदमी को कैसे पता चला कि मैं आ चुका हूं? शायद उसने अंदाजा लगाया होगा। अब सोचने का वक्त नहीं था। तेज कदमों से नदी की ओर बढ़ा। घाट पर पहुंचते ही एक बूढ़े आदमी को नाव के पास बैठा देखा। आओ, आ जाओ नाव पर। हाँ हाँ, आ रहा हूं। नाव में चढ़ते ही वह उसे खेने लगा। क्या हुआ तनुश्री को? उसे जबरन शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम जाओ, किसी भी तरह से उसे बचाओ। जबरन शादी? मतलब क्या यह कोई मजाक है? यहां कानून नहीं है बाबा। यहां निशिकांतपुर में अनादि राय का कानून चलता है। उसकी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। अब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ चुकी है। अगर तुम नहीं गए तो आज रात उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं क्या इन सबसे लड़ पाऊंगा? तुम अकेले ही कर सकते हो। सुनो, तुम्हें क्या करना है बताता हूं। नदी के किनारे अनादि राय की एक फार्म हाउस है। उसी में तनुश्री और उसके मां बाप को कैद कर रखा है। फिलहाल वहां कोई नहीं है, सब शादी की तैयारियों में लगे हैं। यही मौका है, जल्दी जाओ और उसे ले आओ। मैं नदी किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं था। दरवाजा खोलते ही तनुश्री दिखी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। निर्मल, बस बस, अब और कुछ मत बोलो, जल्दी चलो। किधर? नदी किनारे।
हम वहां पहुंचे। नाव के पास वही बूढ़ा आदमी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। नाव पर चढ़ने के बाद तनुश्री चुप थी, बस उस बूढ़े को घूरती रही। फिर धीरे से बोली, जीवन दादू, तुम ठीक हो? हाँ बेटी, मैं ठीक हूं। आ जल्दी बैठ। हमें किनारे छोड़कर वह चला गया। जय घर पहुंचने के बाद भी तनुश्री शांत थी। क्या हुआ, अब भी नाराज हो? नहीं, बस मैं सोच रही थी कुछ और। कल रात जीवन दादू को उन्होंने बहुत मारा था, इतना मारा कि उनका बच पाना नामुमकिन था। फिर भी वह जिंदा कैसे थे? मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक देखा। शायद ज्यादा चोट नहीं आई होगी। नहीं, तुम नहीं समझोगे। अगली सुबह ऑफिस में फोन देख रहा था, तभी एक न्यूज दिखी। निशिकांतपुर की नदी में एक क्षत विक्षत शव मिला। शव की तस्वीर देखी, यह तो वही बूढ़ा आदमी था। जीवन दादू, मतलब वह पहले ही मर चुके थे। लेकिन फिर कल रात जो हमें नदी पार करवा रहा था, वह हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या यह सच में हो सकता है? क्या ऐसा भी होता है?